तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो एनसीएफ 2005 प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एमएचआरडी। तो एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो पहले जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो उसके रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी और यह तैयार किया था एनसीईआरटी ने। कनेक्ट योरसेल्फ एंड द चाइल्ड टू रियल लाइफ। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए ताकि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वह उसके जीवन में आगे काम करे और जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वह भी ऐसे ही दिए जाएं। तो सबसे पहला ये देख लेते हैं करिकुलम होता क्या है, क्योंकि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है और सिलेबस में अंतर क्या है। तो जो करिकुलम है वो होता है साल भर का हम लोग का पूरा खाका होता है जो तैयार किया जाता है, जिसमें क्या खेल खेले जाएंगे, क्या प्रोग्राम होंगे, ये सब कुछ आता है, कैसी स्कूल की सुविधाएं होंगी, ये सब कुछ आता है। लेकिन सिलेबस में हम लोगों को केवल वो टॉपिक आता है, किताबी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को पढ़ाई जानी है। इसलिए सिलेबस जो है हम लोगों को वह छोटी चीज़ है और करिकुलम जो है वह बड़ी चीज़ है, और सिलेबस जो है वह करिकुलम का ही एक हिस्सा है। व्हाट इज़ एनसीएफ 2005? तो एनसीएफ का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है और यह प्रिपेयर किया गया था एनसीईआरटी द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज़म। तो हमारा एनसीएफ 2005 जो है वह कंस्ट्रक्टिविज़म संरचनावाद पे आधारित है, जो कि कई एग्ज़ाम से पूछा भी जाता है कि एनसीएफ 2005 किस साइकोलॉजी पे आधारित है। प्रिपेयर्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो उसी के रिकमेंडेशन पे एनसीईआरटी ने बनाया था। तो आप लोग याद रखिए बनाया इसे एनसीईआरटी ने था लेकिन रिकमेंड किया था इसे एमएचआरडी ने। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये कई बार सवाल पूछा जाता है। तो इसका ओरिजिन जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति, उसके ऊपर यह आधारित है, उसी से यह लिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीएफ 2005 का विकास। एनसीएफ 2005 टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के उदाहरण के साथ शुरू होता है। मतलब यह शुरू ही होता है सभ्यता और प्रगति के उदाहरण के साथ, जिसमें कवि मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी हमें याद दिलाते हैं कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी एक कुंजी है, जिनमें से दोनों को एक नासमझ वयस्क समाज द्वारा विकृत किया जा सकता है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय एमएचआरडी की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना की गई। अंततः 7 दिसंबर 2005 को सेंट्रल एडवाइजरी ऑफ एजुकेशन सीबीएसई में चर्चा और पारित किया गया। तो यह पारित किया गया, कब पारित किया गया, यह क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको इसमें याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति के उदाहरण से शुरू होता है और यह रचना कंस्ट्रक्टिविज़म यानी संरचनावाद पे आधारित है। यह लर्निंग विदाउट बर्डन की जो एक रिपोर्ट थी 1993 में, उसे प्रोफेसर यशपाल जी ने दिया था और उसी पे आधारित यह एनसीएफ 2005 है। कंस्ट्रक्टिविज़म, तो संरचनावाद क्या होता है? संरचनावाद नॉलेज कैन बी एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड ओन। संरचनावाद के जो मानने वाले हैं वह यह मानते हैं कि बच्चा जो है वह खुद से अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। रोल ऑफ बच्चा खुद से अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है और जो शिक्षक का कार्य है वह एक सुविधादाता का होता है, उसे केवल उसके वह माहौल प्रदान करना होता है, वह वातावरण प्रदान करता होता है जिसमें वह सीख सके और खुद के ज्ञान का निर्माण कर सके। द एनसीएफ 2005 इज़ वन ऑफ द 4 एनसीएफ पब्लिश्ड इन 1975, 1988, 2000 एंड 2005 बाय एनसीईआरटी। तो ये हम लोग का चौथा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था। इसके पहले हम लोग का 1975, 1988 और 2000 में भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुका है। तो ये पूछ लिया जाता है कि हम लोग के टोटल कितने हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा हम लोग के 4 एनसीएफ आ चुके हैं अभी तक के।
NCF 2005 document draws its policy basis from earlier government report on education as learning without burden report and national policy of education 1986 to 1982 and focus group discussion। यानी कि हमारा जो NCF 2005 है वह लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट जो यशपाल द्वारा, प्रोफेसर यशपाल द्वारा दी गई थी, और जो हम लोग की पिछली 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उस पर भी आधारित है। द अप्रोच एंड रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 फॉर एंटायर एजुकेशन सिस्टम। इसकी जो रिकमेंडेशन है, मतलब कि ये जो कहता है वह पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए कहता है, यानी कि प्राइमरी हो, एलिमेंट्री हो या कॉलेजों में हो, सभी के लिए इसने निर्देश दिए हैं, सभी की शिक्षा के लिए। NCF 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द सिलेबस इन 17 स्टेट्स। यानी कि NCF 2005 जो है उसे 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। जो हमारी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं, उन सभी भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया था, और इसने 17 स्टेट्स के जो सिलेबस था उसे इन्फ्लुएंस किया है। यानी कि 17 स्टेट का जो सिलेबस है वह NCF 2005 के अनुसार हो गया है। NCERT gave a grant of ₹10 lakh to each state to promote NCF in the language of each state and compare its current syllabus with its preferred syllabus। यानी कि NCERT ने हर एक राज्य को 10-10 लाख रुपए दिए थे ताकि वो अपनी जो है क्षेत्रीय भाषा में इसका प्रचार कर सके, और उसके अपने राज्य में चल रहे सिलेबस में इसके NCF 2005 के अनुसार जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उस पर सोच विचार कर सके और बदलाव कर सके। The exercise is being carried out with the involvement of SCERT and DIET। SCERT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और डाइट का होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। यानी कि जैसे कि हमारा NCERT है वो नेशनल लेवल पे, उसी तरह SCERT स्टेट लेवल पे काम करता है और डाइट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। तो ये जो 10 लाख रुपए प्रदान किए गए थे NCF 2005 को प्रमोट करने के लिए, वह SCERT और डाइट की मदद से ही किया गया था। कॉमन रिसोर्स ऑफ फिज़िकल डिस्कम्फर्ट। NCF 2005 में हमारे कुछ फिज़िकल डिस्कम्फर्ट यानी शारीरिक असुविधा के बारे में बात की गई हैं कि शारीरिक असुविधा बच्चों को कैसे हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि लॉन्ग डिस्टेंस वॉक्स, यानी कि स्कूल जो है वह बच्चों के बहुत से दूर है, बहुत दूर है, जिसकी वजह से बच्चा स्कूल तक जाने में ही थक जाता है, और बच्चा जब स्कूल जाने में ही थक जाएगा तो पढ़ेगा कैसे। हैवी स्कूल बैग्स, यानी कि बच्चों के बैग इतने भारी हो चुके हैं किताबों से कि बच्चा जो है शारीरिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्लूडिंग सपोर्ट बुक्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि कुछ विद्यालयों में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है कि वहाँ पे बच्चे को किताब पढ़ने के लिए रखने में और लिखने के लिए कॉपी रखने में भी असुविधा होती है। इसी की वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है। बैडली डिजाइंड फर्नीचर दैट गिव्स चाइल्ड इनएडिक्वेट बैक सपोर्ट एंड क्रैम्प्स देयर लेग्स एंड नीज, यानी कि हम लोग के कई स्कूलों का फर्नीचर ऐसा होता है जो बच्चों के बैक सपोर्ट में दिक्कत कर देता है, बच्चों को कोवड़ निकल आता है और जो उनके पैर वैर दर्द करने लगते हैं, घुटने मुड़ जाते हैं। ऐसा ये फर्नीचर बनाया गया है, तो उसे सुधारने की बात कही गई है। टाइम टेबल्स दैट डू नॉट गिव यंग चिल्ड्रन इनफ ब्रेक्स टू स्ट्रेच मूव एंड प्ले, यानी कि जो समय सारणी होती है विद्यालयों की वह इतनी कठोर और इतनी कठिन हो गई है कि बच्चे ना तो 2 पीरियड के बीच में ब्रेक भी नहीं मिलता है उन्हें, ना स्ट्रेच करने का, ना चलने फिरने का मौका मिलता है, ना खेलने का मौका मिलता है, केवल पढ़ने और पढ़ने का ही मौका मिलता है, जिससे उन्हें असुविधा होती है। एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स, यह एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स यह बेसिकली असुविधा जो है मेन गर्ल्स को होती है, यानी कि स्वच्छ टॉयलेट्स भी नहीं है जहां बच्चा जो है मल मूत्र त्याग कर सके, इसीलिए बच्चों को असुविधा होती है। और सबसे बड़ी बात इसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट की भी की गई है, यानी बच्चों को मारा जाता है स्कूलों में छोटी छोटी बात पे। ऑकवर्ड फिजिकल पोजीशन, यानी मुर्गा बना दिया, मुर्गी बना दिया, हवाई जहाज़ बना दिया, ऊँट बना दिया, तो उसके बारे में भी इसमें बात की गई है। तो NCF 2005 के हमारे 5 मूल सिद्धांत हैं जो कि ड्राफ्ट में दिए गए हैं।
तो पहला तो इसमें ये है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। यानी कि बच्चे को स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे के बाहरी जीवन में भी काम आ सके और बच्चा उसका उपयोग अपने बाहर के जीवन में ही कुछ कर सके, कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ये नहीं है कि बच्चा केवल स्कूल में पढ़ रहा है, एग्ज़ाम में लिखा आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यानी कि बच्चे को रटना नहीं सिखाना है हम लोग को, बच्चे को समझ के पढ़ाना है और बच्चे को समझना सिखाना है। क्योंकि अगर बच्चा रटेगा तो वह केवल एग्ज़ाम में नंबर अच्छे ला सकता है, लेकिन वह अपने बाहरी जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकता है। बच्चे को बहुमुखी विकास के अवसर देना, यानी बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान कराना है। मान लीजिए कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसके लिए स्पोर्ट्स की सुविधा प्रदान करना। अगर सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी तो मान लीजिए पता ही नहीं चलेगा हम लोग कि बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है। मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है लेकिन उसके स्कूल में कभी आर्ट का सब्जेक्ट ही नहीं है या फिर आर्ट की प्रतियोगिता ही नहीं हुई है, तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे की आर्ट अच्छी है या ख़राब है। तो उसी को यहाँ पे अवसर देने की बात की गई है। परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना, यानी कि परीक्षा जो है उसे कम कठिन करना और लचीला बनाना। मान लीजिए बच्चे का पेपर छूट गया तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं तो दोबारा दे पाए, तो इसकी बात की गई है। छात्रों प्रजातांत्रिक मूल्यों व राष्ट्रीय चिंताओं का ज्ञान, यानी कि बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए कि वह बड़े होकर राष्ट्र का निर्माण कर सकें अपने ज्ञान की सहायता से, और जो कि राष्ट्र के हित में है और किसी बहकावे में ना आए वह। तो वही गाइडिंग प्रिंसिपल्स ये इंग्लिश में लिखी हुई हैं, वही कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रूट मेथड्स, यानी कि वही रट के बच्चे को ना सिखाया जाए। enriching the curriculum to provide for overall development of children rather than remain book centric, यानी बच्चा केवल किताब में जो लिखा है वही ना समझे, बाहरी जीवन का भी, बाहरी समाज का भी उसे ज्ञान हो। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, नॉन थ्रेटनिंग एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ, यानी कि जैसे हम लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे पहले 10वीं के, तो पहले से हम लोग को डराना शुरू कर दिया जाता था कि फ़ेल हो गए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसकी यहाँ पे बात की गई है कि बच्चा भयमुक्त हो, मतलब बिना डरे आराम से अपना पेपर दे। नहीं पास हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाई केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, यानी बच्चे को ऐसे पढ़ाया जाए, ऐसे पाल पोस के बड़ा किया जाए कि बच्चा जब बड़ा हो तो वह राष्ट्र के निर्माण में बाधा ना बन सके बल्कि राष्ट्र का निर्माण करने में मदद कर सके। जैसा कि आप देखते हैं कि कुछ बच्चे बहक जाते हैं बड़े होके, तो वो सब यहाँ पे मना किया गया है। जेपी नायक हैज़ डिस्क्राइब्ड एज द एक्सक्लूसिव ट्रायंगल फॉर द इंडियन एजुकेशन, जेपी नायक द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के 3 स्तंभ बताए गए हैं, इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यानी कि शिक्षा व्यवस्था में सबको समानता से देखा जाए और शिक्षा व्यवस्था जो है क्वालिटी युक्त हो और उसमें क्वांटिटी भी हो। तो जेपी नायक द्वारा बताया गया है, ये पूछ लिया जाता है 3 स्तंभ। लर्निंग एंड नॉलेज, तो लर्निंग एंड नॉलेज की भी बात इसमें एनसीएफ 2005 में की गई है। तो इसमें कहा गया है कि द करिकुलम शुड फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट टू इन्हेंस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल्स एंड एज वेल एज विथ पीयर इंटरेक्शंस, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सके, यानी कि उसका फिजिकल, शारीरिक और मानसिक जो है विकास भी किया जा सके। ये नहीं है कि बच्चा केवल पढ़ने में कोई बहुत अच्छा होता था या फिर कोई खेलने में बहुत अच्छा होता था। तो यहाँ पे तीनों की बात की गई है कि बच्चा सहपाठियों की सहभागिता से, पीयर इंटरेक्शन, सहपाठियों की सहभागिता से अपने शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा दिया जाए बच्चों के। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, यानी संरचनावाद को जो है पाठ्यचर्या का भाग बनाया जाए, यानी कि पाठ्यचर्या हमारी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा संरचना खुद के ज्ञान का निर्माण कर सके।
एनसीएफ 2005 में इतने सब्जेक्ट्स की बात की गई है जैसे कि लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्टडी टू पीस, वर्क एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे कुल 9 सब्जेक्ट्स की बात की गई है एनसीएफ 2005 में। ये आप लोग देख लीजिएगा, सब्जेक्ट्स पूछे नहीं जाते हैं, आज तक तो नहीं पूछे गए कितने हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से नज़र डाल लीजिए। तो इसमें भी वही 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है जो कि हमेशा से कही जा रही है, लेकिन इसमें मेन चीज़ कही गई है कि मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी होम लैंग्वेज। यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला तो है ही, लेकिन जो पढ़ाने का जो माध्यम है वह बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला में पहली लैंग्वेज तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, मदर टंग और रीजनल टंग, और दूसरी भाषा जो है वह हिंदी भाषी क्षेत्रों में या तो कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश हो, और जहाँ पे जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे या तो हिंदी हो या तो इंग्लिश हो। और तीसरी लैंग्वेज जो है हिंदी भाषी क्षेत्रों में इंग्लिश हो या तो फिर कोई अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो, और जो हिंदी बोलने वाले स्टेट्स नहीं हैं वहाँ पे या तो इंग्लिश हो या तो कोई दूसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो। तो पहला और तीसरा तो सेम ही है दोनों में, सेकंड वाले में देख लीजिए। स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग अ फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल्स। यानी कि टाइम टेबल हम लोगों का स्कूल में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसा पीरियड लिखा है वैसे ही हो, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे आवश्यकता अनुसार बदला जा सके। फोकस ऑन नर्चरिंग एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण ऐसा दिया जा सके जो बच्चों के विकास पे आधारित हो। ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी चेंज, यानी कि डिसिप्लिन इतनी अधिक ना हो कि बच्चे के विकास में बाधा बन जाए। इन्वायरमेंट, यहाँ पे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रदान करने की बात कही गई है। कंड्यूसिव मतलब समृद्ध, जो कि बच्चे के पालन पोषण में मदद करे, बच्चे की ग्रोथ में मदद करे, बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करे और बच्चे को पढ़ने लिखने की और उसका विकास करने की आज़ादी प्रदान करे। डिस्कस नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, यानी कि स्कूल में जो शिक्षण कार्य है या फिर कोई और आवश्यकताएं हैं तो उसमें माता पिता और कम्युनिटी की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। डिस्कस लर्निंग साइट्स, बैंड रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट एंड बुक्स, लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज एंड मीडिया एंड ICT, यानी कि मीडिया, ICT, कंप्यूटर लैब, बुक्स और लाइब्रेरी की सुविधा हर स्कूल में प्रदान की जाए। और इसमें फिर आखिरी में कहा गया है कि परफॉर्मेंस इज़ नॉट एवरीथिंग, यानी कि परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं है, बच्चे का विकास होना चाहिए, यानी कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पे बल दिया गया है। तो आज की क्लास हम लोग ख़त्म हो गई है, तो यहीं पे थैंक यू।